Okay, good afternoon, class. Please do mention your attendance in the chat box at the section. क्लास लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था ओवर बैंकिंग करस्पॉन्डेंस और बैंक के अलग अलग हम लोगों ने फंक्शंस की बात करी थी और उन अगर हम लोग बात करें ब्रॉडर टर्म में तो 3 कैटेगरीज हम लोगों ने सेक्शंस की बात करी थी जिसके थ्रू बैंकिंग करस्पॉन्डेंस मोस्ट प्रेफरेबली होता है, जिसमें बैंक टू बैंक होता है, यानी बैंक के हेड ऑफिस और बैंक के ब्रांचेस के बीच में आपस में इंटरेक्शंस होते हैं थ्रू बिजनेस लेटर्स। बैंक और बैंक के क्लाइंट, जो भी बैंक के कस्टमर्स हैं, चाहे वो बिजनेस पर्सन हो, चाहे वो सैलरीड पर्सन हो, चाहे वो वुमेन्स हो, एल्डरली पर्सन हो, वो उनके क्लाइंट्स के बीच में आपस में, इवन बायर सेलर भी हो सकते हैं, जिनके लिए बैंक एज एन एजेंट काम करता है, उनके बीच में क्या लेटर्स के फॉर्मेशन हो सकते हो, किस तरह के लेटर्स के थ्रू कॉन्वर्सेशन होता है। फिर हम लोगों ने बात करी है बैंक विद इन दी देयर ओन जोन। बैंक अपने खुद के जो जोन होते हैं, यानी बैंक अपने खुद के जो इंटरनल कम्युनिकेशन होते हैं वो भी थ्रू बिजनेस लेटर्स के थ्रू ही करते हैं बैंक्स। तो बेसिकली हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था और कौन कौन से लेटर्स हो सकते हैं, उनके फंक्शंस पे बेस होते हैं ज़्यादातर। तो हम लोगों ने ऑलरेडी उनके फंक्शंस, जो बैंकिंग फंक्शंस होते हैं, वो हम लोगों ने डिस्कशन किया। नेक्स्ट आज हम लोगों का टॉपिक है क्लास इंश्योरेंस। जिस तरीके से हम लोगों ने बात करी थी बैंक्स के बारे में, सेम इसी तरीके इंश्योरेंस सेक्टर भी एक तरीके से बिजनेस इंडस्ट्री होता है, उसके लिए बैकबोन होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेस या इंस्टीट्यूशंस चाहते हैं कि वो फुल्ली सिक्योर्ड रहें, और इसी जो उनकी प्रोटेक्शन वाली एबिलिटी को बढ़ाने के लिए इंश्योरेंस सेक्टर आया। अगर हम लोग बात करें इंश्योरेंस सेक्टर की, सबसे पहले हम लोगों को अगर पता होना चाहिए कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसकी गवर्निंग बॉडी क्या है। जैसे हम लोगों ने आरबीआई के चैनल की बात करी थी ना, एक स्ट्रक्चर की बात करी थी कि आरबीआई होता है और आरबीआई के अंदर में कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, रीजनल रूरल बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स, ये इस तरह के बैंक्स आते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर की। तो इंश्योरेंस सेक्टर की गवर्निंग बॉडी है जिसको हम लोग एब्रिविएशंस में इरडा बोलते हैं। इट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली ये गवर्निंग बॉडी है, रूल्स रेगुलेशंस इन्हीं के थ्रू आते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में। जैसे अलग अलग टाइप्स की जो भी इंश्योरेंस रहती हैं, और उन इंश्योरेंस में कितना प्रीमियम भरना है, कितना मैच्योरिटी के टाइम कितना अमाउंट रिसीव होगा, इस तरह के इन चीजों के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं वो इरडा बनाता है, जिसको हम लोग इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो गवर्निंग बॉडी है ये हेल्प करती है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने में, हेल्प करती है ग्रो करने में इंश्योरेंस सेक्टर को। और इंडिया में तो फिर भी अब कहा जाए ग्रोथ स्टार्ट हुई है इंश्योरेंस सेक्टर की, लेकिन और अदर कंट्रीज में अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पर क्योंकि डेवलपमेंट पहले हो गया था, चीजें पहले इनिशियलाइज हो गई, तो वहां पर इंश्योरेंस सेक्टर पहले से ही बहुत मजबूती के साथ स्ट्रॉन्ग वे में चल रहा है। अपना अभी हम लोग करंट टाइम में देखें तो पिछले पैंडेमिक्स और ये जो अभी करंट में सिचुएशन चल रही है, इधर के 2.5 years या 1.5 year या 2 years हम लोग जो अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं, तो एक प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि अभी जो ग्रोथ स्टार्ट हुई है ये ग्रोथ जो पिछली ग्रोथ रेट है उससे 15% प्लस चल रही है। ठीक है, इतनी स्पीडली ग्रोथ हो रही है अगर हम लोग लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर रहे हैं। अदर सेक्टर्स में भी ग्रो कर रही है, बट लाइफ इंश्योरेंस में ज्यादा स्पीडली ग्रो किया है। लोग ज्यादा सिक्योर होने के लिए कह सकते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर पे ज्यादा रिलाय कर रहे हैं। और जो भी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वो ऑब्वियसली इंश्योरेंस तो करा के रखते हैं और बल्क में इंश्योरेंस करा के रखती हैं, बट अगर हम लोग इस पीक ऑफ टाइम की बात करें तो अभी लाइफ इंश्योरेंस के लिए बल्क में कंपनीज भी इनिशिएट कर रही हैं, कंपनीज भी ट्राई कर रही हैं कि उनके सारे एम्प्लॉइज पहले से इंश्योर्ड रहे। और बेसिकली अगर हम इंश्योरेंस की बात करें ना, तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप इंश्योर कराओ अपने आप को, बिकॉज
अगर आप खुद से अपना इंश्योरेंस करा के रखते हो तो गवर्नमेंट के ऊपर उतना लोड नहीं आता है। गवर्नमेंट के ऊपर आप अपनी सारी चीजों के लिए आप कहीं ना कहीं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, अपने इंश्योरेंस प्रीमियम दे दो, सारी चीजें। और गवर्नमेंट इसलिए भी सपोर्ट करती है ना कि लोड कम हो जाता है, और साथ ही साथ जब आप टैक्स के लिए लायबल होते हो, जब आप टैक्स पे करते हो तो गवर्नमेंट आपको छूट देती है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों का बेनिफिट होता है। अगर हम लोग बात करें कस्टमर्स का, और साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी बेनिफिट होता है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें ना कि इंश्योरेंस सेक्टर के कुछ बुलेट पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें, तो ये कह सकते हैं कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 17th सेंचुरी में, उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में स्टार्ट होना मतलब एक इनिशियल लेवल पे स्टार्ट हुआ आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और उसके बाद सबसे पहला अगर इंश्योरेंस का अगर हम लोग बात करेंगे कि कौन सी कंपनी, तो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कोलकाता की थी, उन्होंने 1818 में स्टार्ट किया लाइफ इंश्योरेंस। ठीक, तो कह सकते हैं कि 1880 से स्टार्ट हुआ। और रेवोल्यूशन कब आया कि भाई लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए लोगों का और इस तरह की चीजों के लिए। और अगर बात करें कि सोलली यानी पब्लिक सेक्टर में लाइफ इंश्योरेंस का सिर्फ एक ही है, पब्लिक सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो है लाइफ इंश्योरेंस, जिसको हम लोग LIC बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो अगर हम लोग एक ब्रॉडर टर्म में देखें कि कितना पार्ट है, अगर हम लोग मार्केट में पार्ट की बात करें कि अलग अलग किस सेक्टर का कितना पार्ट है, तो सबसे ज्यादा LIC है, फिर उसके बाद HDFC स्टैंडर्ड, देन उसके बाद SBI, फिर उसके बाद ICICI। ये पैटर्न मतलब सबसे ज्यादा तो LIC के पास ही है। और अगर हम लोग बात करें लाइफ इंश्योरेंस में, तो पब्लिक सेक्टर का वही एक वेंचर है जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है सोलली। तो ये कुछ फैक्ट चेक थे एक तरीके से कि कैसे इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में काम कर रहा है और कितना ग्रो कर चुका है। तो अभी अगर हम लोग करंट में बात करें कि कितना करंट में भी कितना मार्केट शेयर है इंडिया में, अगर किस लेवल पे चल रहा है, तो हम लोग बात कर सकते हैं 2020 में 280 बिलियन US डॉलर। ठीक है, डॉलर्स में जो भी इस तरह के कहा जाए पैरामीटर्स होते हैं, इनको डॉलर में ही एज्यूम किया जाता है। तो 280 बिलियन डॉलर्स का मिड 2020 तक मार्केट साइज हो चुका है इंश्योरेंस सेक्टर का इंडिया में। ठीक है, तो उसी से पता लगता है कि कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है ये। और गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप इंश्योर्ड हो, गवर्नमेंट के ऊपर लोड कम हो जाता है और आपको भी बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। फाइन, तो दिस इज मतलब ये कुछ पॉइंट्स थे टू अंडरस्टैंड इंश्योरेंस। फाइन, अब हम लोग बात करते हैं सिंपल सी डेफिनेशन की। अगर हम लोग बात करें, इंश्योरेंस इज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, दैट इज द इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरर एंड द इंडिविजुअल हु इज इंश्योर्ड। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो एक एग्रीमेंट होता है इंश्योरेंस, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच का एक एग्रीमेंट है। ये जितने भी बेसिकली जब हम किसी से कोई चीज परचेज करते हैं पैसा देके, या कोई भी चीज अगर हम बार्टर सिस्टम के तहत भी अगर कोई सामान के बदले भी सामान ले रहे हैं, तो अपने आप बाय लॉ हम लोग एक एग्रीमेंट में बंध जाते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे क्लास, एग्रीमेंट कहेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तब लीगल पेनल्टीज भी ऐड हो जाती हैं, लीगल सब्सटेंसेस भी ऐड हो जाते हैं। तो स्टिल एग्रीमेंट भी एक लीगल होता है, लीगल टर्म है, आप क्लेम कर सकते हो उसमें भी। ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे हैं, इन दिस द इंश्योरेंस कंपनी प्रोमिसेस टू मेक गुड द लॉसेस ऑफ इंश्योर्ड ऑन हैपनिंग द इंश्योर्ड कंटिजेंसी। जिस भी कंटिजेंसी के लिए आपका इंश्योरेंस हुआ हो, लाइफ के लिए हुआ है, अगर आपकी डेथ हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है, बस हैपनिंग हो जाती है, उसके अलग अलग रीजंस दिए हैं, कुछ एक्सक्लूसिव नोट्स भी हैं उसमें। हमेशा इंश्योरेंस, जिस तरह से लोग कहते हैं ना कि म्यूचुअल फंड लेने से पहले उसके ब्रोशर्स, उसके जो लिटरेचर है वो पूरा पढ़ना चाहिए, सो दैट यू कैन अश्योर्ड
कि भाई किस किस बिहाफ पे आपको कितना प्रीमियम देना है, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें हिडन रहती हैं। सेम इंश्योरेंस में भी होता है, आपको किस किस कंटिजेंसी में आपको कवर मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कितना प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, मैच्योरिटी पीरियड कितना है, उसके बाद कितना अमाउंट आपको मिलेगा, ये सारी चीजें आपको पहले से अश्योर करनी होती हैं। अब इसमें जो वर्ड कंटिजेंसी आया है, इट मीन्स द इवेंट विच कॉजेज अ लॉस कैन बी द डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर और डैमेज डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर आपने प्रॉपर्टी को इंश्योर कराया है, और आजकल के टाइम में इंश्योरेंस बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, एक्सपोर्ट के जितने भी बिजनेसेस होते हैं उनमें इंश्योरेंस मस्ट होता है, बिकॉज अपने यहाँ तो चलो डोमेस्टिक लेवल पे लोग इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम लोग देखें तो फॉरेन की जितनी कंट्रीज है वहाँ बिजनेस रन होता है उससे पहले इंश्योरेंस जरूर मतलब एक तरीके से वो एक डॉक्यूमेंट होता है आपके गुड्स का, ठीक है, साथ में वो अटैच रहता है कि भाई आपका गुड्स इंश्योर्ड है। जैसे अभी थ्रू वाया शिप आपका प्रोडक्ट आ रहा है, वाया प्लेन आपका प्रोडक्ट आ रहा है, सर आपको कोई भी सर्विस दी जा रही है कुछ भी, तो वो आप उसके लिए एश्योरेंस के लिए आप देखते हो कि भाई ये इंश्योर्ड है या नहीं है। इसके लिए आपको इंश्योरेंस के लिए आपको कुछ प्रीमियम भरना पड़ता है ईयरली, ठीक है। और जब आप प्रीमियम भरते हो तो आपको एक प्रॉमिस टू पे मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि भाई इतने एक साल के लिए, 2 साल के लिए या 10 साल के लिए, जितने भी साल के लिए आप इंश्योरेंस करा रहे हो तो तब तक के लिए ये आपका है, और उसके बाद आपको इतना अमाउंट मिलेगा। जैसे नॉर्मल सी बात है, हम लोग अपने बाइक्स में इंश्योर कराते हैं तो उसमें इंश्योरेंस कवरेज लेते हैं कि भाई इतने तक का हमें कवरेज मिलेगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इंश्योरेंस की। नाउ वी टॉक अबाउट द टैक्स बेनिफिट्स ऑन इंश्योरेंस। अब भाई इंश्योरेंस हम तभी कराएंगे जब कुछ हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स अर्न हो रहे हो, जब हमें कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हो। तो क्या टैक्स बेनिफिट्स हमें मिलते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर हमें क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट में एक होता है सेक्शन 80 होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सेक्शन 80 होता है डिडक्शंस का, यानी जो आपकी इनकम्स अर्न होती हैं उन इनकम्स में से आपको कुछ डिडक्शंस मिलते हैं गवर्नमेंट के तरफ से, ठीक है। उस डिडक्शंस में बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, पॉइंट्स हैं, जिनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो गवर्नमेंट आपको छूट देती है। उसी में से एक पार्ट है जिसको बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम आप भर रहे हो, आपने टैक्स सेविंग के लिए आप एप्लीकेबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो, और जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फिल करते हो तो आपको जो भी आपने इनकम टैक्स का प्रीमियम आप भर रहे हो उसमें आपको छूट मिलती है अंडर सेक्शन 80C के तहत, ठीक है। और इसमें जो मैक्सिमम आपको जो छूट मिलती है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अलग अलग चीजों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस उसमें से एक है। तो जितने भी हैं पार्ट्स इसमें 80C वाले में, उनमें मैक्सिमम जो आपको छूट मिलेगी वो मिलेगी 1.5 लाख, ठीक है। 1.5 लाख से ज्यादा की छूट आप अंडर सेक्शन 80 जो डिडक्शन वाला है उससे ज्यादा की आप छूट नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो 1.5 लाख तक की आपको वो छूट मिलती है। सेकेंडली 1.5 लाख प्लस एडिशनल आपको छूट मिलती है अंडर सेक्शन 80D, ठीक है। ये भी इनकम टैक्स एक्ट में आता है। 80D ये आपको देता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में आपको छूट देता है अपने लिए, यानी आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए आप क्लेम कर सकते हो, या आपके कोई डिपेंडेंट हो उन वो आपकी फैमिली का पार्ट होते हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट है इट इज 25,000, यानी 1.5 लाख वो, और प्लस 25,000 यानी 1,75,000 तक का आपको डिडक्शन मिल सकता है मेडिकल इंश्योरेंस में और लाइफ इंश्योरेंस के लिए, ठीक है। तो ये क्लेम्स आप तभी क्लेम कर सकते हो जब इनके प्रूफ्स हो, आप प्रीमियम दे रहे हो, आपने रजिस्ट्रेशन कराया हो, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। आप वो एविडेंसेस को जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आपको वो प्रूफ्स उसमें मेंशन करने होते हैं, और उसमें ये अपना इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपका नंबर होता है लाइफ इंश्योरेंस का वो आपको मेंशन करना होता है। तो आपको ये जो अमाउंट आपने पे कर दिया है इसका आपको रिटर्न वापस आ जाता है, अगर आपने कुछ ऐसे रिटर्न्स कर दिए हैं। और ये जो टैक्स बेनिफिट्स के रिटर्न्स होते हैं, कई बार आप इन्हें एडवांस में पे कर दिए हैं, जैसे भी आपने पे करने कोई इश्यू नहीं है, आपको ये छूट मिलती ही है। बस आपको क्लेम करने से पहले आपके पास एविडेंसेस होने चाहिए, प्रूफ्स होने चाहिए,
ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टैक्स बेनिफिट्स। तो ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी कि हम आगे बढ़ के इनमें इंश्योर कराएं अपने आप को, और इसके तहत हम छूट हमें मिले। अब हम लोग बात कर लेते हैं फॉर अ बिजनेस यूनिट और बिजनेस कितने टाइप के इंश्योरेंस हो सकती हैं, बिकॉज जितने टाइप की इंश्योरेंस होंगी और ये जो बेनिफिट्स होंगे इसी के अकॉर्डिंग हम क्लेम कर सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमें एप्लीकेशंस या बिजनेस लेटर्स फॉर्म करने होते हैं, लिखना होता है फॉर लाइफ इंश्योरेंस। इसमें जो नियम है पर्टिकुलरली ये होते हैं। अब जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम में बात करी थी ना कि अगर हम लोग बैंक में अकाउंट्स की बात करते हैं तो 4 बेसिक अकाउंट्स होते हैं, जो हम लोगों ने आरडी, फिक्स्ड और सेविंग्स और करंट की बात करी थी। और इसके बाद जो भी अकाउंट्स होते हैं वो इनके फीचर्स को ऐड करके नए अकाउंट्स बनाए जाते हैं। सेम इसी तरह इंश्योरेंस सेक्टर में भी होता है। बेसिक कुछ इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गई, प्रॉपर्टी के लिए हो गई, मरीन, फायर, लायबिलिटी, गारंटी, सोशल, ये कुछ बेसिक इंश्योरेंस है। और इसके बाद क्या करते हैं हम, ज्यादा यानी इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशंस को ऐड करके इनको नए तरह का इंश्योरेंस क्रिएट कर देती है। तो अगर हम लोग बेसिक इंश्योरेंस की बात करें तो ये बेसिक इंश्योरेंस है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। ये किसी भी ह्यूमन लाइफ मैटर से रिलेटेड होती है। जो इंश्योरेंस होता है जो वो किसी ना किसी पर्टिकुलर ह्यूमन की लाइफ पे ही बेस होता है, यानी ह्यूमन बीइंग की लाइफ पर ही बेस होगा लाइफ इंश्योरेंस। और जो भी इसमें इंश्योरर है जो अपने इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है, तो उनको एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस एट द टाइम ऑफ डेथ, यानी जब उनकी डेथ हो जाती है, जब वो एक्सपायर हो जाते हैं थ्रू सम अनलाइकली मैटर्स, तो उनको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है। उनके जो डिपेंडेंट्स होते हैं या उन्होंने जिसको नॉमिनी बनाया होता है उसको मिलता है। एट प्रेजेंट लाइफ इंश्योरेंस एंजॉयज मैक्सिमम स्कोप बिकॉज लाइफ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल। सबसे ज्यादा लोग लाइफ इंश्योरेंस ही कराने में इंटरेस्टेड होते हैं। मेडिकल के लिए लोग कम जाते हैं, बट पिछले कुछ टाइम से मेडिकल इंश्योरेंस की तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं कि उनको जो हॉस्पिटल के खर्चे होते हैं वो कैशलेस हो जाएं, बेनिफिट ज्यादा अच्छे मिल पाए, इसलिए लोग मेडिकल इंश्योरेंस की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, मेडिकल क्लेम की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं उससे पहले। बट लाइफ इंश्योरेंस की अपनी एक अलग जगह है। ईच एंड एवरी पर्सन रिक्वायर्स इंश्योरेंस, नो डाउट। इंडिया में इतना ये कहा जाए फोर्सफुली लागू नहीं होता लाइफ इंश्योरेंस, बट कई ऐसी कंट्रीज हैं जो लाइफ इंश्योरेंस को जिन्होंने कंपलसरी किया हुआ है। जैसे हमारे यहाँ बाइक का इंश्योरेंस के लिए चालान होता है, भाई बाइक का इंश्योरेंस कराना कंपलसरी है, कार का इंश्योरेंस है ना, इन सब का इंश्योरेंस कराना कंपलसरी है। सेम इसी तरह कई कंट्रीज हैं जो लाइफ इंश्योरेंस को कंपलसरी बनाए हुए हैं उनके लिए। इवन वो ये भी कहती है कि लाइफ इंश्योरेंस और उनके यहाँ मेडिकल वाला इंश्योरेंस क्लब करके होता है, यानी अगर आप कोई मेडिकल मिस हैपनिंग आ जाती है तो भी आपको क्लेम्स मिल जाते हैं। और उसी के साथ लाइफ इंश्योरेंस क्लब रहता है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसे काम कर रहे हैं। देन दिस इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द फैमिली एट द प्रीमेच्योर डेथ और गिव्स एन एडिक्वेट अमाउंट एट द ओल्ड एज व्हेन अर्निंग कैपेसिटीज आर रिड्यूस्ड। ऑब्वियसली लाइफ इंश्योरेंस हेल्पफुल होती है जो आपके डिपेंडेंट्स होते हैं और किसी की ऐसे टाइम पे डेथ हो गई है, एक्सपायर हो गए हैं, तो उनकी जो फैमिली होती है उनको एक बेटर सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पे। नाम से ही लग रहा है, अंडर द प्रॉपर्टी इंश्योरेंस प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन और पर्सन्स आर इंश्योर्ड अगेंस्ट अ सर्टेन स्पेसिफिक रिस्क। किसी भी रिस्क से हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को नुकसान ना हो पहुंचने के लिए हम उसे इंश्योर कराते हैं। और ये प्रॉपर्टी किसी भी तरीके की हो सकती है, मतलब मूवेबल और इमूवेबल या फिक्स्ड, सब तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है। आप सारी तरह की प्रॉपर्टी को इंश्योर करा सकते हो। बस उसमें उसकी वैल्यू देखी जाती है कि उस प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू है और वो वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है। इवन मशीनरी, करंट टाइम में मशीनरी को प्रॉपर्टी की तरह डील किया जाता है और उसका भी इंश्योरेंस कराया जाता है। ये इसलिए भी जरूरी होता है ना कि आपने नई मशीनरी खरीदी और आपको उससे बेनिफिट्स हो रहे हैं,
ऑब्वियसली आप उसको उससे प्रोडक्शन कर रहे हो अपने, और वो मशीनरी इतनी ज्यादा कॉस्ट बियर करती है, मतलब इतनी महंगी है, तो आप उसका इंश्योरेंस करा के रखते हो, कुछ प्रीमियम आप उसमें दे रहे होते हो, इसीलिए ताकि अगर उस मशीन में कोई खराबी या कुछ आ जाता है तो रिपेयर आप उससे करा सको, या बाद में अगर उसकी लाइफ स्पैन खत्म हो जाती है तो उस अमाउंट से जो बाद में मेच्योरिटी पीरियड के बाद आपको अमाउंट मिलता है, उस अमाउंट से आप दोबारा से नई मशीनरी परचेज कर पाओ। तो एक रिस्क को बियर करने के लिए इसके अलावा भी होता है, खराबी आ जा रही है या और कुछ हुआ जा रहा है, उससे भी जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हिली एरियाज में, ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड्स आती हैं, हाँ, तो वहां पर क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा के रखते हैं, तो उससे क्या होता है, अगर आपकी प्रॉपर्टी डैमेज होती है तो आपको बाद में क्लेम मिल सकता है। इसके लिए भी जो हम लोगों ने अभी तक बिजनेस लेटर्स पढ़े हैं ना, आप क्लेम लेटर लिखोगे, आप एप्लीकेशंस लिखोगे कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी थी, ये इस मेरी प्रॉपर्टी में ये डैमेज हो गया है, तो इस तरह से फॉर्मेट, मोस्टली जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर्स हैं अब क्या करते हैं, वो फॉर्मेट्स पहले बना के रखते हैं, एप्लीकेशन के लिए अलग फॉर्मेट, अलग अलग चीजों के लिए अलग फॉर्मेट्स बना के रखते हैं, आपको जस्ट फिल करना होता है। पहले क्या होता था कि हर चीज के लिए आपको एप्लीकेशंस लिखनी होती है और उसके साथ में एविडेंसेस लगाने होते थे। अभी क्या है, फॉर्मेट रहते हैं, फॉर्मेट में फिल करो, उसके साथ में एविडेंसेस लगाओ। जैसे डैमेज हो जाती है आपकी प्रॉपर्टी तो इंश्योरेंस की तरफ से एक ऑफिसर आते हैं, वो आकर इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि भाई जो आप बोल रहे हो वो सच में हुआ है कि नहीं हुआ है। और करंट टाइम में आप देख रहे हो ना कि इवन जो क्रॉप्स हैं उनका भी इंश्योरेंस कराया जा रहा है, ताकि अगर आप जैसे होता है ना, सूखा पड़ गया, बहुत बारिश हुई जिसकी वजह से, या बहुत ज्यादा बारिश हो गई और आपका पूरा का पूरा खेत के जितना क्रॉप्स था वो बह गया, तो इन सब से भी बचने के लिए उन क्रॉप्स का भी इंश्योरेंस कराया जाता है। तो वो भी प्रॉपर्टी ही, इट्स काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ही होता है कि वो भी आपकी प्रॉपर्टी है, और डैमेज हो जाता है तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। उसके लिए बस ये होता है कि आपको कुछ सडन प्रीमियम्स देने पड़े हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मरीन इंश्योरेंस, अगर हम लोग मरीन की बात कर रहे हैं तो बेसिकली मरीन लाइफ, जब भी हम लोग बात करते हैं, ये बात करते हैं ओशंस की, तो मरीन इंश्योरेंस में हम लोग जो भी शिप्स हो गई, यानी जो उस मरीन लाइफ से रिलेटेड जो हमारे पार्ट्स हो गए, कार्गोज जो उसमें चलते हैं, शिप्स जो चलते हैं, और बेसिकली इसमें बात करी जा रही है जो लार्जर व्हीकल्स जो कहा जाए कमर्शियल व्हीकल है उनकी बात ज्यादा करी जा रही है। जो बहुत सारे आपने देखा होगा ना कि होटल्स ऑन शिप्स चल रहे हैं, या इस तरह के चीजें, या अगर अभी थोड़े दिन पहले की हम लोग बात करें तो केनाल में, सुएज कैनाल में नहीं, एक जो वेसल से इक्विप्ड शिप फंस गई थी, ठीक है, तो उनका भी इंश्योरेंस था, उसमें जितनी भी पार्ट्स रखे थे, जितने कहा जाए कि बड़े बड़े कंटेनर्स थे, उन सबका इंश्योरेंस रहता है। तो इन इंश्योरेंस को मरीन इंश्योरेंस की कैटेगरी में रखा जाता है, यानी आपका प्रोडक्ट डॉक तक आए, शिप तक आए, वहां से, बिकॉज क्योंकि शिप्स डॉक पर आने के बाद भी आपका जो वेसल होता है वहां पर वो ऑफ बोर्ड करके चले जाते हैं, तो उस पूरे जगह का भी वहां पर भी आप इंश्योरेंस करा के रखते हो अपने वेसल्स का, सो दैट यू कैन बी प्रोटेक्टेड। अगर चोरी होती है, ऐसा कुछ होता है, तो उससे प्रोटेक्शन मिल सके आपको। तो दिस इज ऑल अबाउट मरीन इंश्योरेंस। तो ओशंस या इनलैंड इंश्योरेंस से रिलेशन में ही रहता है, और करंट टाइम में एक्सपोर्ट के लिए सी जो होती हैं वो सबसे बेस्ट होती हैं, सबसे चीप होती हैं, इसलिए लोग मरीन इंश्योरेंस भी करा के रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं फायर इंश्योरेंस। नॉर्मली हम लोग सबसे ज्यादा सुनते हैं ना, आग लग गई कहीं भी, थोड़ा सा कुछ भी हो गया, तो लोग फायर इंश्योरेंस के लिए फायर कवर्स के लिए पहले से इंश्योर करा के रखते हैं। उसे हम लोग बोलेंगे फायर इंश्योरेंस। अगर नहीं भी होते हैं तब भी, फायर नहीं भी लगी, ठीक है, तो ये अच्छी बात है, बट आप कहीं ना कहीं रिलैक्स रहते हो कि ऐसी कोई मिसहैपनिंग ना होने पाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है लायबिलिटी इंश्योरेंस। ये एक जर्नल लायबिलिटी हम कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी कंपनी में न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। अब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है
वो इतना ज्यादा रेडिएशन पैदा करता है कि वहां पे जितने भी लोग काम करते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनको रोटेट किया जाता है, यानी उस जगह पर बहुत ज्यादा देर तक एक ही तरह के लोग काम नहीं करते हैं, बिकॉज उनके रेडिएशन में के इससे इफेक्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो उनका इंश्योरेंस कराना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में से एक होता है। तो ऐसे जो भी सेक्टर, जैसे लोग माइंस में जो लोग नहीं काम करते हैं, उनके लिए इंश्योरेंस कराना, यानी ऐसे जो रिस्की एरियाज हैं उन पे, या आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनती हैं या ऐसे कोई टावर्स बनते हैं, उन पे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनका इंश्योरेंस कराना उनकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। तो इसको बोलते हैं लायबिलिटी इंश्योरेंस। उनके साथ कई बार होता है ना, जरूरी नहीं भाई कि मिसहैपनिंग, कई बार उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका लॉस हो जाता है, हाथ में चोट लग जाती है तो वो आगे काम नहीं कर पाते हैं, यानी डिसेबिलिटीज भी हो सकती हैं, तो उसके लिए भी इंश्योरेंस करा के रखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी इंश्योरेंस। नेक्स्ट है सोशल इंश्योरेंस। बेसिकली ये भी ऑर्गेनाइजेशंस बल्क में कराती हैं, जिसमें हम लोग पेंशन प्लान्स, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, हाँ, बीमारी से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस, अलग अलग तरह के होते हैं और ये बल्क में कराए जाते हैं। बेसिकली इनकी 4 कैटेगरीज हैं: पर्सनल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, गारंटी इंश्योरेंस और स्टेट एम्प्लॉय इंश्योरेंस। इस तरह के अलग अलग हैं और बल्क में ही कराए जाते हैं, इसलिए इनको सोशल इंश्योरेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं मिसलेनियस इंश्योरेंस। इनके अलावा जो ऊपर से जितनी भी हम लोगों ने कैटेगरीज अभी पढ़ी हैं, इन कैटेगरीज में अगर नहीं आते हैं तो अदर देन दैट जितने भी इंश्योरेंस होंगे उनको मिसलेनियस हम लोग इंश्योरेंस में बात करते हैं। जैसे मशीन का हो गया, हम लोग उसको भी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में वैसे काउंट कर सकते हैं। व्हीकल का इंश्योरेंस हो गया। कई बार क्या होता है, आपके बहुत कोई वैल्यूएबल आइटम है, आपके पास कोई एक रिंग है, कोई एक ऐसा स्टोन है जो बहुत वैल्यूएबल है, या हम कह सकते हैं आपके पास बहुत वैल्यूएबल पेंटिंग्स है, आर्टिकुलेट्स हैं, हाँ, पुरानी कुछ कहा जाए होता है ना कि एंशिएंट इनकी चीजें हैं, इन सब का भी इंश्योरेंस लोग करा के रखते हैं, क्योंकि इनमें से अगर कोई चीज लॉस्ट हो गई तो वो दोबारा रिट्रीव नहीं हो पाएगी, दोबारा अवेलेबल नहीं हो पाएगी, इसलिए इनका इंश्योरेंस कराना भी जरूरी होता है और लोग करा के रखते हैं। तो इनको मिसलेनियस इंश्योरेंस की कैटेगरी में हम लोग डाल देंगे, या कई बार उसको लायबिलिटी इंश्योरेंस या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड लेटर्स लिखे जाते हैं, तो अगर हम लोग बात करें कि कितनी अलग अलग तरह के लेटर्स लिखे जा सकते हैं, ये हम एक लेटर का फॉर्मेट देख लेते हैं। उससे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे कि इंश्योरेंस के लिए डिले होने वाला ये लेटर का फॉर्मेट है। और अगर हम लोग बात करें कि अलग अलग इंश्योरेंस से रिलेशन में कितनी तरह के लेटर्स हम लोग कैटेगरी वाइज कर सकते हैं, तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं। सैंपल लेटर है। सैंपल्स वैसे होते हैं, सबसे स्टार्टिंग में जेस्चर में वही होता है, आप जिसको एड्रेस ही बना रहे हो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, देन उसके बाद आप सब्जेक्ट मेंशन करते हो जिसमें आपने किस लिए क्लेम के लिए बोला है, आप इंश्योरेंस क्लेम के लिए बोल रहे हो, या आप अप्लाई कर रहे हो इंश्योरेंस के लिए, या आप कोई चेंजेस कराना चाहते हो। जैसे मेडिकल बेनिफिट में क्या होता है कि मान लीजिए आपने अपना कराया है, फिर आपकी मैरिज हो जाती है, आप अपनी वाइफ का या हस्बैंड का उसमें इंक्लूड कराते हो, देन उसके बाद आपके किड्स हो जाते हैं तो आप अपने किड्स का भी उसमें इंश्योर कराते हो मेडिकल वाला, तो वो क्या होता है इंक्लूड करते जाते हो। तो अगर कोई चेंजेस कराने होते हैं तो उन चेंजेस को भी हम लोग मेंशन करते हैं। करने के लिए हम एप्लीकेशंस देते हैं, तो यहाँ पर सब में आप मेंशन करोगे, देन उसके बाद आप जिसको भी इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जिस जो भी है, फिर आप अपनी पूरी डिटेल, पहला जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल बात करते हैं ना कि 3 सेक्शंस होने चाहिए आपके लेटर के पार्ट के, तो इसमें क्या है, जैसे बैंक में इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो तो आप अपना नाम बताओगे और अपना अकाउंट नंबर मेंशन करते हो। सेम इंश्योरेंस लेटर में भी ये ध्यान रखना होता है कि आप अपना जो नंबर है ना वो जरूर मेंशन करोगे ताकि आपको आइडेंटिफाई किया जा सके इजीली, ठीक है।
तो यहाँ पर सबसे पहले वो आएगा, फिर उसके बाद जो मैसेज वाला पार्ट है, इस मैसेज वाले पार्ट में आप पूरी इंफॉर्मेशन लिखोगे कि आप क्यों लेटर लिख रहे हो। लास्ट में आपका कंक्लूसिव नोट होगा, और दोबारा से आप अपने जो भी पूरा इंफॉर्मेशन है आप उसको अलग अलग लिखोगे, ठीक है। नेम और क्या अमाउंट है, आप कितना चाहते हो, और साथ में इसमें एनक्लोजर्स भी आप लगाओगे। जैसे आप जिस चीज के लिए क्लेम कर रहे हो, प्रॉपर्टी के डैमेज के लिए आप अगर क्लेम कर रहे हो, तो उसके साथ में आपको लिखना पड़ेगा, यानी वो क्लेम के फोटोग्राफ्स हैं और भी जो चीजें हैं वो आपको उसके साथ में रखनी पड़ेंगे। देन उसके बाद लास्ट में थैंक्स है और आपका आपकी डिटेल है, आपका नेम। अगर हम लोग बात करें कि कितने अलग अलग कैटेगरी के, कितने टाइप के लेटर्स की अगर हम लोग बात कर सकते हैं, तो पहला हो सकता है एप्लीकेशन लेटर। और इसमें भी यही होता है, कई बार क्या होता है कि आपने अपनी कंपनी चेंज कर दी, आपके एम्प्लॉयर ने आपका इंश्योरेंस करा के रखा था पहले, तो आप चाहते हो जब आप अपनी कंपनी चेंज करते हो, आप ये चाहते हो कि आपका जो इंश्योरेंस वाला पर्सन है, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन से आपका इंश्योरेंस है, वो ना चेंज हो। तो इसके लिए भी आप एप्लीकेशन दे सकते हो कि हमें वो चेंज नहीं कराना है, या आप चेंज कराना चाहते हो। आपने कंपनी चेंज कर दी, आप कंपनी का नाम चेंज कराने हो, तो इसके लिए भी आपको लेटर्स लिखने पड़ते हैं। कोई भी क्लेम है, किसी भी तरीके का क्लेम है, आपको उसके लिए भी अपनी पूरी डिटेल देनी पड़ती है, ठीक है। तो अलग अलग अगर हम लोग बात करें, एप्लीकेशन हो गया, क्लेम हो गया, कोई कंप्लेंट होती है, कोई चेंजेस होते हैं, उसके लिए आप एप्लीकेशंस लिखते हो, लेटर्स लिखते हो, बिजनेस लेटर्स जिसको हम लोग कहते हैं फॉर इंश्योरेंस। एक और फॉर्मेट है हमारे पास में, ये क्लेम एप्लीकेशन है फॉर डैमेज गुड्स, ठीक है। डैमेज गुड्स, डैमेज प्रोडक्ट्स, कैसे आप रिक्वेस्ट करोगे क्लेम के लिए। और क्लेम के बाद भी वही होता है, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेंस लेटर भेजेगी। अगर वो एक्सेप्ट करती है कि आपका क्लेम सही है, जो हमने अपना ऑफिसर भेजा था उसने सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करी हैं, सही पाई गई हैं, तो उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस लेटर आएगा, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बस ये एक फॉर्मेट और है, ठीक है। तो वो सेम फॉर्मेट का तरीका लिखने का वही सेम ही है, ठीक है। तो ये हमारे इंश्योरेंस लेटर्स और उनके फॉर्मेट्स हो गए, और इंश्योरेंस के टाइप्स हो गए कि बेनिफिट्स अर्न करने के लिए हम कौन कौन से इंश्योरेंस ला सकते हैं। और इसमें किसी को कोई इशू या प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो क्वेश्चंस। एंड सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी है क्लास? यस मैम। ओके। दिव्यांशी, अंकित, शिवानी, उत्कर्ष, अभिनव, प्रथम, अतुल, अमन, प्रखर, मानसी, आर्यन, वैभव, निशिता, अदिति, अभिनव, शशि, तान्या, शिवानी, अनुष्का, मुकेश, आयुषी, मोनी, आर्यमन, आयुष, नैना, आकांक्षा, लव, कार्तिक, पीयूष, कार्तिकेय, ऋषभ, प्रियल, विजय, प्रत्यक्ष, आस्तिका, श्रेया, कृतिका, चंद्रमणि, गोविंद, लक्ष्य, शांभवी, वेल, ठीक है, ओके। और भी कुछ, दिव्यांशी, फैसल, अक्षिता, आकांक्षा, अरीबा। Is there anyone else? You can put your attendance in the chat box. सभी ने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी? यस मैम। ओके बेटा। यस मैम। ओके ओके देन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। निशिता आपने अपनी अटेंडेंस मेंशन करी है? निशिता, यस मैम। ओके बेटा, ओके देन। ओके, थैंक यू क्लास।